नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। हम लेकर आए हैं पश्चिम बंगाल की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ममता की बैठक में होगी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की घोषणा। हर किसी की नजर बंगाल के चुनावी संग्राम पर। निर्वाचन आयोग ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जावेद शमीम को पद से हटाया। बीजेपी ने की थी कंप्लेंट। बंगाल के मालदा में यूपी के सीएम आदित्यनाथ भरेंगे हुकार। 2 मार्च को करेंगे रैली। तृणमूल के नहले पर बीजेपी का दहला। अंडा चावल के बदले मछली चावल की सौगात। और टीएमसी नेता सौगत रॉय का शुभेंदु को चैलेंज। अपने पिता के बेटे हैं तो नंदीग्राम से लड़कर दिखाएं। रुक करते हैं पहली खबर का। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मद्देनजर टीएमसी ने एक अहम बैठक बुलाई है। इलेक्शन कमेटी की बैठक सीएम ममता बनर्जी के आवास पर होगी। बैठक में इस बात पर चर्चा होगी कि पहले चरण के लिए किन 30 उम्मीदवारों को टिकट दिया जाए। डॉक्टर साहब, क्या लगता है कि तृणमूल के लकी 30 कौन होंगे? देखिए, ये तो तृणमूल कांग्रेस की तारीफ करनी पड़ेगी जी कि इनका प्रिपरेशन जो है बाकी दूसरे गठबंधन से, भारतीय जनता पार्टी से, उनका प्रिपरेशन जो है बेहतर है। बेहतर इस सेंस में है कि टिकट बांटना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए सबसे बड़ा काम होता है कि आपके कौन उम्मीदवार होंगे, किस इलाके में कौन लोग होंगे। अब आप 30 लोगों के नाम आप लेकर के आ रहे हो, मतलब ये कि वो सारे उम्मीदवार जो फर्स्ट फेज में चुनाव लड़ने वाले हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी, तो उनका कैंपेन भी काज से ही शुरू हो जाएगा। तो ये एक लीड है। अगर जिन लोगों के नाम आ जाएंगे उनके पास कैंपेन करने का ज़्यादा वक्त मिल जाएगा, वो प्रचार प्रसार, वो पूरा सिस्टम जो है। और ये तारीफ की बात है कि प्रशांत किशोर ने सारा ग्राउंड वर्क कर रखा है। अब इसमें एक और मसला फंसता ये है कि जब ये 30 लोगों के नाम घोषित किए जाएंगे तो उसमें कितने ऐसे लोग होंगे जो सिटिंग एमएलएज हैं जो बाकायदा फिर से इस लिस्ट में शामिल होंगे, और जो लोग इस लिस्ट में शामिल नहीं होंगे उनका क्या होगा? क्या वो तृणमूल कांग्रेस के अंदर रहेंगे या फिर शुभेंदु अधिकारी की तरह ये भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं या विद्रोह कर बैठें? तो ये दोनों बातें हैं। लेकिन बड़ी पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, और जिस तरीके से वो पहल ले रही है, आगे बढ़ के कैंडिडेट को घोषित किया जा रहा है, वो एक अच्छा संकेत है तृणमूल कांग्रेस के लिए। जी, तो टीएमसी की पहली लिस्ट पर हर किसी की नजर होगी, क्योंकि चुनावों के पहले 2 चरणों से ही ममता की किस्मत लगभग तय हो जाएगी। और अब बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की। बंगाल में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और निर्बाध मतदान संपन्न कराने को लेकर चुनाव आयोग पूरी तरह से तत्पर है। यही वजह है कि चुनाव की घोषणा और आदर्श आचार संहिता लागू होने के महज 24 घंटे के भीतर ही चुनाव आयोग का चाबुक बंगाल के एक वरिष्ठ आईपीएस अफसर पर चल गया और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था जावेद शमीम को उनके पद से हटा दिया गया। डॉक्टर साहब, इसके पीछे क्या कारण बताया जा रहा है? देखिए, इसके पीछे बहुत ही सिंपल सा कारण है। इलेक्शन कमीशन के पास पूरी तरीके से वो लिस्ट है उन अधिकारियों के, उन पुलिस ऑफिसर्स के जिसके नाम टीएमसी के साथ जोड़े जा रहे हैं, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि ये अपने दायित्व को सही ढंग से नहीं निभा रहे हैं बंगाल के अंदर, बल्कि ये लोग तृणमूल कांग्रेस के काडर की तरह, उनके कार्यकर्ता की तरह वो काम कर रहे हैं। अब इनको भेज दिया गया है ट्रैफिक में, प्लस जो नए अपॉइंटमेंट होगा, मैं आपको बता दूं कि ये तो अभी शुरुआत है। आगे 2-3 दिनों के अंदर आप देखेंगे कि इस तरह के और भी कई सारे बदलाव इलेक्शन कमीशन करने वाली है, और इस चीज़ को लेकर ममता बनर्जी और टीएमसी के अंदर खलबली मची हुई है कि अगर इनके बिठाए हुए अधिकारी, इनके बिठाए हुए जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं या पुलिस वाले हैं, अगर उनको बदल दिया जाता है, इनके दायित्व के को जो है अलग कर दिया जाता है, तो इसमें जो तृणमूल की जो पूरी जो प्लानिंग थी गड़बड़ी मचाने की चुनाव के दौरान, वो पूरा का पूरा प्लान जो है वो फेल हो जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि चूँकि ये बहुत ही अहम चुनाव है, पूरे देश की मीडिया बंगाल में पहुंच चुकी है, ये देखेगी कि वहाँ पे किस तरीके से कानून व्यवस्था के साथ साथ इलेक्शन कमीशन खुद को कंडक्ट करती है, और उसका मापदंड एक ही होगा कि क्या बंगाल में
एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने में इलेक्शन कमीशन कामयाब रही है या नहीं रही है। और इसलिए इलेक्शन कमीशन के पास वो अधिकार होते हैं कि जहाँ भी उन्हें ये शक होता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ी हो सकती है, तो इलेक्शन कमीशन के पास ये अधिकार होता है कि वो अपने हिसाब से अधिकारियों को बदले। और मुझे लग रहा है कि एक अच्छा संकेत है कि इलेक्शन कमीशन सीरियस है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा दिए गए कंप्लेंट के ऊपर बाकायदा काम कर रही है। जी, तो इससे जाहिर है कि चुनाव आयोग ऐसी कोई भी ढील छोड़ना नहीं चाहता जिसकी वजह से बाद में उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। अब बात आज की तीसरी बड़ी खबर की। टीएमसी और बीजेपी में सियासी खींचतान और आरोप प्रत्यारोप का दौर चरम पर है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बंगाल में चुनाव प्रचार की शुरुआत मालदा से करने जा रहे हैं। मालदा के गाजोल इलाके में योगी आदित्यनाथ मंगलवार को एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा से पहले सीएम योगी बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के साथ रोड शो भी करेंगे। डॉक्टर साहब, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि बांग्लादेश सीमा से सटे मालदा से ही वो चुनाव अभियान की शुरुआत क्यों करने जा रहे हैं? देखिए, जब पिछली बार बंगाल में लोकसभा इलेक्शन के दौरान जब प्रचार के लिए वो गए थे जी। तो उनके हेलीकॉप्टर को बंगाल में उतरने नहीं दिया गया था। वो पुरुलिया में रैली करना चाह रहे थे, तो ममता बनर्जी की सरकार ने वहाँ पे यूपी के चीफ मिनिस्टर के हेलीकॉप्टर को रोक लिया था, परमिशन नहीं दी थी। तो उसमें हुआ ये था कि बोकारो स्टील सिटी, ये बाकायदा पुरुलिया से ठीक सटा हुआ झारखंड का एक शहर है बोकारो, वहाँ पे वो उतरे थे हेलीकॉप्टर से और उसके बाद वो गाड़ी से गए थे। लेकिन इस बार आपने सही सवाल किया कि मालदा को ही क्यों चुना गया है। मालदा वो इलाका है जहाँ 50% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। मतलब ये मालदा शहर जो है, ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ पे 50% से ज़्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ का वहाँ जाना, और योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो एक हिंदुत्व के एक प्रतीक चिन्ह है। और जब वो वहाँ पहुँचेंगे और जय श्री राम की जो उद्घोषणा वहाँ पे होगी और जिस तरह का उनका फायर ब्रांड कैंपेन होता है वो होगा, तो यकीन मानिए तृणमूल कांग्रेस के अंदर इसका असर तो होगा ही, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह होगी कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, जो वोटर्स हैं, उनके कॉन्फिडेंस में भी बहुत ज़्यादा बढ़ाव देखने को मिलेगा। जी, तो जाहिर है कि मालदा योगी आदित्यनाथ के लिए चुनाव प्रचार के लिहाज से बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। और अब बात करते हैं चौथी बड़ी खबर की। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल भाजपा की सियासी जंग अब थाली तक पहुंच गई है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस सरकार ने मां प्रोजेक्ट नाम से 5 रुपए में लोगों को अंडा चावल की थाली परोसने का कार्यक्रम शुरू किया। इसके जवाब में अब भाजपा ने बंगालियों का पसंदीदा मछली चावल की थाली मुफ्त में परोसने का फैसला किया है। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि थाली की इस लड़ाई में जीत किसकी होगी? देखिए, ये इस तरह की जो बातें होती है चुनाव से पहले कि हम 10 रुपये में थाली देंगे, 5 रुपये में थाली देंगे। आपको याद होगा इस तरह की बातें अरविंद केजरीवाल भी किया करते थे कि हम जो है आम आदमी ढाबा खोलेंगे जिसमें गरीबों को 5 रुपये में खाना दिया जाएगा। कहाँ है वो ढाबा, कहाँ वो चल रहा है कार्यक्रम? दरअसल ये सब चुनावी हथकंडे हैं जो अलग अलग पार्टी अपने हिसाब से वो लगाती है। चूँकि शुरुआत ममता बनर्जी ने की थी, वहाँ अंडे को डीम कहते हैं, तो डीम चावल जो है वहाँ पे लोग बहुत पसंद से खाते हैं अंडा चावल, तो वो उन्होंने वहाँ पे घोषणा कर दी भाई 5 रुपये हम देंगे। तो अब चुनाव में तो झूठ बोलने का कंपटीशन होता है। केजरीवाल ने ये झूठ बताया था कि भाई हम गरीबों को खाना देंगे 5 रुपये में, जिसमें बहुत सारा बवाल भी हुआ था। लेकिन अब वहाँ पे कुछ नहीं है, दिल्ली में इस तरह का कोई कैंटीन नहीं चलता, लोग नहीं जाते, वो है ही नहीं। तो उसी तरीके से वहाँ पे भी बंगाल के अंदर भी ये 5 रुपये में अंडा चावल की एक जो तुर्रा ममता बनर्जी ने फेंका, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अच्छा झूठ ही बोलना है तो आप इससे एक कदम आगे चले जाओ। तो आपने मछली चावल का एक नया तुर्रा आपने फेंक दिया। हालांकि इस तरह की घोषणा, इस तरह के वादे, इस तरह की चीज़ें कोई भी राजनीतिक दल करती हैं तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि ये लोग जो मूल मुद्दा है उससे वो भटकाने की कोशिश में लगे रहते हैं जनता को। जनता से वोट मांगने का एक ही तरीका होना चाहिए कि आपके पास आपने क्या किया है और भविष्य में आपके पास क्या योजनाएं हैं वो बताना चाहिए।
और अब बात करते हैं पांचवी बड़ी खबर की। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी सांसद सौगत रॉय ने भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर वो अपने पिता के पुत्र हैं तो नंदीग्राम विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री और तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाएं। डॉक्टर साहब, तृणमूल की इतनी फजीयत हो चुकी है, उसके बाद भी इस तरीके के बयान देकर वो क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए, ये कांटे की टक्कर है। ये जो मिदनापुर का जो इलाका है, ये ममता बनर्जी का गढ़ है, और ये गढ़ इसलिए था क्योंकि वहाँ पे अधिकारी परिवार ममता बनर्जी के साथ था। अब उसके सबसे बड़े लीडर शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को छोड़ चुके हैं। इस इलाके में 15-16 सीटें थी मिदनापुर में, ईस्ट और वेस्ट मिला करके, और इसमें टोटल के टोटल सीट पिछले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी जीती थी। और शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में चले जाने से ममता बनर्जी की स्थिति कमज़ोर हुई है। अब ऐसे श्योर शॉट इलाके में जो आपका गढ़ माना जाता है, वहाँ अगर आपकी सीटें कम होती हैं, अगर वहाँ पे भाजपा जीतना शुरू कर देती है, तो इसका डबल इम्पैक्ट होता है। एक तो आप सीट लूज कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे सीटें जीत रही है, तो इसका जो टोटलिटी में जो इम्पैक्ट होता है वो डबल हो जाता है। अब इसमें जो कांटे की टक्कर जो कही जा रही है, वो इसलिए कही जा रही है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़के वो इस बात को साबित करना चाहती है कि जिस नंदीग्राम के आंदोलन से उन्होंने चुनाव जीतना शुरू किया और राजनीति के चरम पे पहुंची, वो अब भी उनका इलाका है। और ये दबदबा अगर ममता बनर्जी बनाने में कामयाब नहीं रहती है, तो ये समझ लीजिए कि जो पहले और दूसरे फेज में यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं, उसमें ही ममता बनर्जी की जो नैया है वो डूब जाएगी। तो मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो अगर शेर गीदड़ को ललकारे तो समझ में आता है, लेकिन अगर जख्मी गीदड़ बार बार शेर को ललकारे तो ये बात जरा अच्छी नहीं लगती। अब जो बची कुची एनर्जी है तृणमूल कांग्रेस की, वो उसे चुनाव लड़ने में इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर 2 फेजेस तृणमूल कांग्रेस के अच्छे नहीं रहे तो पूरा का पूरा खेल तृणमूल का खत्म हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।